वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मापन मीन्स मेज़रमेंट के पार्ट 2 वीडियो में पार्ट 1 से रिमेनिंग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हम सभी इसके पहले पढ़ चुके हैं। मापन क्या होता है, मूल मात्रक, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, मात्रकों की पद्धति, सातों मूल राशियों की परिभाषाओं को पढ़ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम सभी इसी के आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसकी अगली टॉपिक है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की अन्य मात्रक। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक। ठीक है, तो लंबाई के अन्य मात्रक छोटे और बड़े दोनों प्रकार के मात्रक हैं। बहुत छोटी राशियों, बहुत छोटी वस्तुओं को मापने के लिए एंगस्ट्राम का इस्तेमाल करते हैं लंबाई में। तो 1 एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। जिसको कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर छोटा सा जीरो लगा कर लिखा जाता है। ए, इसके ऊपर छोटा सा जीरो लगा देते हैं। अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ हो तो आप समझ लीजिए वहाँ पर एंगस्ट्राम लिखा हुआ है, ये एंगस्ट्राम का संकेत है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, जिसको म्यू से लिखते हैं 10⁻⁻6 मीटर। 1 सेंटीमीटर, ये आप लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻2 मीटर। 1 मेगामीटर, अब यहाँ से बड़ी राशियाँ शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो 1 मेगामीटर बराबर क्या होता है, 10⁻, मेगा है 6, 10⁻6 मीटर। ठीक है, 1 टेरोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻12 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। 1 गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये आप पहले ही पढ़े हैं, इसके पहले वाले हेडिंग में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लंबाई के छोटे और बड़े मात्रक यहाँ पर दिए हुए हैं, जो आपको याद करना है। ठीक है, इसी तरीके से द्रव्यमान के मात्रक होते हैं। तो चलिए द्रव्यमान के मात्रक भी देख लेते हैं क्या है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, 1 माइक्रोग्राम। जहाँ पर भी कभी माइक्रो लिखा हो तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻6। ग्राम लिखा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका किग्रा। माइक्रो मीन्स -6 हो गया, ग्राम है तो माइक्रोग्राम की बात कर रहा है। तो 1 माइक्रोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6, और ग्राम से क्या बदल गया, किग्रा में। ठीक इसी तरीके से 1 मिली में कितना होता है, 10⁻3। ग्राम लिखा हुआ है तो 1 मिलीग्राम हो गया, तो इसके साथ हम लोग किग्रा लगा देंगे, तो 10⁻3 किग्रा। ये किसी भी मात्रक में, छोटे और बड़े मात्रक के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। तो माइक्रो -6, मिली -3। ठीक है, इसी तरीके से 1 ग्राम बराबर 10⁻3 ग्राम। 1 कुंतल बराबर 10⁻2 किग्रा। और 1 मीट्रिक टन बराबर 10⁻3 किलोग्राम। क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको एक जगह नोट करते चलिए। इनमें से कुछ मात्रकों का उपयोग हम लोग क्वेश्चंस में मात्रक की पद्धति बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक पद्धति से दूसरी पद्धति, सीजीएस पद्धति से एफपीएस पद्धति या एमकेएस पद्धति में बदलना होगा तो इन मात्रकों का प्रयोग करेंगे। तो सीजीएस से एमकेएस के लिए इन सभी मात्रकों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो लंबाई का हो, चाहे वो द्रव्यमान के मात्रक हो। ठीक है, इसी तरीके से समय के मात्रक होते हैं, समय के मात्रकों को भी बदलेंगे। तो समय का मात्रक क्या है, 1 पीको सेकेंड। क्या है, 1 पीको मीन्स होता है 12। तो यहाँ पर पीको सेकेंड है तो छोटी राशियाँ हैं तो 10⁻12 हो जाएगा। सेकेंड है तो यहाँ पर भी आपका सेकेंड है। 1 पीको सेकेंड बराबर क्या हो गया, 10⁻12 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। ठीक इसी तरीके से 1 नैनो सेकेंड है तो 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻9 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड है तो 10⁻6। 1 मिली सेकेंड है तो 10⁻3 सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आपको बताया गया माइक्रो मीन्स -6, सेकेंड लगा हुआ तो दोनों तरफ सेकेंड हो गया। इसी तरीके से मिली सेकेंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ऐसे ही अन्य मात्रक हैं, इसके लिए घातांक के रूप में आपको दिया हुआ है, तो घातांक के रूप में आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कि 10 की घातांक में 18 है तो प्रत्यय में एक्सा लगा देंगे। 15 है तो पेंटा लगा देंगे। 12 है तो टेरा लगा देंगे। ठीक है,
और गीगा है तो 9 लगा देंगे, मेगा है तो 6 लगा देंगे, किलो है तो 10 की घात 3 हो जाएगा। ऐसे ही सब पर 10 की घात इतने लिखे रहेंगे। तो अंतिम में इसके बगल में एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, इस तरीके से बगल में उसके लिख देंगे। क्लियर है? जब भी कहीं पर भी इस तरीके से हो तो आप इस तरीके से 10 की घात के नाम यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बड़े मात्रक हो गए। ठीक इसी तरीके से छोटे मात्रक के लिए 10 की घात -1 है तो डेसी, -2 है तो सेंटी, -3 है तो मिली, -6 है माइक्रो, -9 है तो नैनो, -12 है तो पीको, -15 है तो फेमटो और -18 है तो एटो। ठीक है, अभी आपने इन चीज़ों को पढ़ा भी है। -12 तक आपने पीछे मात्रक आपने पढ़ा है कि 10 की घात -12 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 पिकोमीटर, यानी 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर। ये तो इस तरीके से 10 की घात में इसको लगाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या है? तो अगली हेडिंग आपका दिया हुआ है पॉइंट्स। ठीक है, नोट पॉइंट्स में दिया हुआ है 10 पावर -10 मीटर, 10 पावर -10 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 एंगस्ट्राम। तो साड़ी की मदद से उदाहरण में दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, माइक्रो मीन्स -6 तो 10 की घात -6 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से 1 नैनो सेकेंड अगर है तो इसको भी हम लोग बदल सकते हैं 10 की घात -9 सेकेंड। साड़ी से माइनस लगाना, घात में लगाना आपको सिखा रहा है कि किस तरीके से आप लोग घात में लगाकर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया हुआ है? तो नेक्स्ट हेडिंग आपका दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। अल्पतमांक वर्नियर कैलिपर्स से कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अल्पतमांक होता क्या है ये हम लोग जान लें। तो किसी भी मेज़रमेंट स्केल, कोई भी किसी भी टाइप का मेज़रमेंट स्केल हो, जिस भी चीज़ से आप मेज़रमेंट करना है, उससे जो न्यूनतम, जो सबसे छोटा माप ले सकते हैं वही उस स्केल का अल्पतमांक होता है। ठीक है, उस स्केल का अल्पतमांक क्या होता है? जो सबसे छोटी माप उस यंत्र से ले सकते हैं वह यंत्र का क्या हो जाएगा, अल्पतमांक। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा यंत्र है जिससे हम छोटी छोटी लंबाइयों को एग्जैक्ट मान निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यह एग्जैक्ट मान दशमलव के 2 अंकों तक, कितने, दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकाला जा सकता है। ठीक है, 0, 1, इस तरीके से। अभी तक आप लोग जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल से निकालते हैं वो कितने अंक तक निकालते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक तक। 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर, दशमलव के 1 अंक तक ही उसमें निकाल सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर से शुद्ध मान कितने अंकों तक निकाल सकते हैं, दशमलव के 2 अंकों तक। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका दे रहा है वर्नियर पैमाने की 1 भाग की लंबाई मुख्य पैमाने की 1 भाग की लंबाई से कम होती है। इस अंतर को वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं। इसी अंतर को क्या कहते हैं, वर्नियर का अल्पतमांक। ठीक है, तो वर्नियर पैमाना होता है वर्नियर स्केल में, और वर्नियर पैमाने की 1 भाग की लंबाई मुख्य पैमाना, उसमें 2 पैमाने होते हैं, मुख्य पैमाना की 1 भाग की लंबाई से 1 कम होती है। ठीक है, इस अंतर को ही वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कहते हैं। यदि वर्नियर पैमाने के n भाग मुख्य पैमाने के n-1 भागों के बराबर है तब वर्नियर पैमाने का 1 भाग बराबर मुख्य पैमाने के n-1 अपॉन n भाग के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये फार्मूला आपको याद रख लेना है कि वर्नियर पैमाने की 1 भाग बराबर मुख्य पैमाने के n-1 बटे में n भाग के बराबर होता है। जहाँ पर n क्या है, वर्नियर पैमाने के भाग है, n भाग है, यानी वर्नियर पैमाने को जितने भागों में विभाजित किया जाएगा वो है। तो अगला क्या हुआ, अल्पतमांक बराबर क्या हो गया, मुख्य पैमाने का 1 भाग माइनस वर्नियर पैमाने का 1 भाग। मुख्य पैमाने का 1 भाग माइनस वर्नियर पैमाने का 1 भाग। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको हम लोग ऊपर वाले सूत्र से बदल देंगे तो क्या हो जाएगा,
मुख्य पैमाने का एक भाग तो वही रहेगा, वही लिख देंगे। माइनस में ऊपर हमने वर्नियर पैमाने के एक भाग का फार्मूला लिखा है n-1/n, तो वो आ जाएगा मुख्य पैमाने के n-1/n भाग। ठीक है, तो वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक बराबर क्या हो गया, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई बटे में वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या। यानी अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये फार्मूला मिल जाएगा वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक, और फार्मूला क्या होगा, वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई बटे में वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। ठीक है। नंबर 2, वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों, यानी वर्नियर कैलिपर्स को नापने के लिए जब खोलते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को आपस में स्पर्श कराने पर यदि मुख्य पैमाने की शून्य रेखा वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा के ठीक सीध में न हो तो यह दोष शून्यांक त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यांक त्रुटि। यानी वर्नियर पैमाने का शून्य और मुख्य पैमाने का शून्य रेखा ठीक एक के ऊपर न हो, नीचे न हो, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे न हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, शून्यांक त्रुटि कहते हैं। ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं, शून्यांक त्रुटि कहते हैं। यानी प्रेक्षण के बाद जो लंबाई मिलेगा वो क्या होगा, मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर का मिलने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक। ऊपर आपने अल्पतमांक निकाला है, मुख्य पैमाने को वर्नियर से पढ़ लेंगे और वर्नियर का मिलाने वाला चिन्ह पढ़ लेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे तो प्रेक्षित लंबाई आ जाएगी। तो वास्तविक लंबाई क्या हो जाएगी, प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि, चिन्ह सहित। धनात्मक त्रुटि भी होता है, ऋणात्मक त्रुटि भी होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो वास्तविक लंबाई बराबर प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया। चलिए इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं हम लोग। एक सूक्ष्मदर्शी, क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी के मुख्य मापनी को 0.5 मिलीमीटर के भागों में विभक्त किया गया। वर्नियर मापनी के 50 भागों को मुख्य पैमानों को 49 भागों के साथ मिलाते हैं तो मापनी का अल्पतमांक क्या होगा। आपको इस यंत्र का अल्पतमांक निकालना है। ठीक है, तो अल्पतमांक निकालने के लिए अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है, वही इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखिए। मुख्य मापनी का एक भाग का मान कितना है, 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है। वर्नियर पैमाने की एक भाग का मान तब कितना आएगा, 0.5 गुणे कुल खानों की संख्या 49 है, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, वर्नियर पैमाने का भाग निकालना है। तो वर्नियर पैमानों का भाग क्या हो जाएगा, 50, और मुख्य पैमाने के भाग कितनी है, 49। दोनों को रख देते हैं और हल करते हैं तो अल्पतमांक आ गया आपका, वर्नियर के एक भाग का मान आ गया। ठीक है, जैसे ही वर्नियर के एक भाग का मान आ गया तो अल्पतमांक का सूत्र लगा देंगे। तो अल्पतमांक का सूत्र क्या है, अभी आपने ऊपर देखा है, मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग। मुख्य पैमाने का एक भाग दिया हुआ 0.5, वर्नियर पैमाने का एक भाग अभी आपने निकाला है 0.5 गुणे 49/50। दोनों को रख देते हैं, ठीक है, और सरल करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सूक्ष्मदर्शी के मुख्य मापनी को 0.5 मिलीमीटर के भागों में विभक्त किया गया, यानी 0.5 मिलीमीटर के भाग में विभक्त किया गया। और वर्नियर मापनी का एक भाग कितना है, 50। कुल कितने भागों हैं इस भागों में बांटा गया है, 50 भागों में। ठीक है, और मुख्य पैमानों को कितने भागों में बांटा गया है, 49 भागों के साथ मिलाते हैं। तो मापनी का अल्पतमांक क्या होगा, अल्पतमांक निकालना है। ठीक है, तो एक भाग का मान कितना है, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है। वर्नियर के एक भाग का मान निकालना है तो 0.5 गुणे कुल कितने भागों में बांटा गया है, 49 भागों में। तो 49 लिख देंगे, बटे में वर्नियर पैमाने पर भाग कितने हैं, 50 लिख देंगे तो 49 बटे में 50 आ गया। अब अल्पतमांक का सूत्र क्या होता है,
अल्पतमांक का सूत्र होता है मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग। मुख्य पैमाने का एक भाग कितना दिया हुआ है 0.5। वर्नियर पैमाने का एक भाग अभी हम लोगों ने निकाला है, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और सरल करते हैं तो 0.01 मिलीमीटर आएगा। लेकिन आंसर में 0.01 मिलीमीटर नहीं दिया है, मिलीमीटर में आंसर नहीं दिया है, सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए हैं। तो 10 की घात वाला भी जो सूत्र पढ़े हैं, मिलीमीटर को हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, ठीक इसी तरीके से पेच मापी। पेच मापी क्या होता है स्क्रू गेज। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका उपयोग भी छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किया जाता है और दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान के लिए किया जाता है। दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करने के लिए पेच मापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पेच मापी में बहुत छोटी छोटी लंबाइयों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कितने, अभी हमने बताया दशमलव के 3 स्थानों तक, 0.001 ये इसका अल्पतमांक होता है। स्टैंडर्ड पेच मापी जो होता है, ठीक है, उसका। तो पेच के सिरों को एक चक्कर पूरा घुमाने में उसकी नोक जितनी विस्थापित यानी आगे या पीछे होती है उसे पेच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। साधारण पेच मापी का चूड़ी अंतराल 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर 0.1 होता है। तो पेच मापी का अल्पतमांक के सूत्र क्या हो जाएगा, पेच का चूड़ी अंतराल बटे में गोलीय पैमानों पर बने कुल भागों की संख्या। पेच मापी का अल्पतमांक क्या हो जाएगा, पेच का चूड़ी अंतराल बटे में गोलीय पैमाने पर बने कुल भागों की संख्या। ठीक है, अब क्या आएगा, पेच मापी का प्रेक्षित मान निकालना है। तो प्रेक्षित मान का सूत्र क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने का माप प्लस वृत्तीय पैमाने को आधार रेखा से मिलाने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक। ठीक है, तो यथार्थ मान क्या हो जाएगा यानी शुद्ध मान क्या हो जाएगा, प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि। जितनी भी त्रुटि होगी, 0 से जितना आगे पीछे होगा शून्यांक त्रुटि निकालकर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेक्षित माप में घटा देंगे तो यथार्थ माप मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली हेडिंग, यथार्थता की सीमा। यथार्थता की सीमा क्या होती है, यानी कोई भी यंत्र कितना यथार्थ है यानी कितना शुद्ध माप देता है, वही उसकी क्या हो जाएगी, यथार्थता की सीमा। तो परिभाषा भी यही दिया हुआ है, किसी यंत्र की यथार्थता की सीमा उस यंत्र का अल्पतमांक यानी अल्पतमांक जो सबसे कम माप किया जा सकता है पर निर्भर करती है। किसी यंत्र का अल्पतमांक जितना न्यूनतम होगा उसके द्वारा मापी गई माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी यानी उतना ही अधिक शुद्ध होगा। यह है यथार्थता की सीमा, यानी जिस यंत्र से किसी भी यंत्र से जितना भी अधिक शुद्ध माप कर सकते हैं दशमलव के जितने अंकों तक, वह उसकी यथार्थता की सीमा होती है और वह उसके अल्पतमांक के बराबर होता है, उस यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या है, सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक से संबंधित प्रश्न पूछता है, कुछ संख्या दे देती है उसमें सार्थक अंक पूछता है। तो सार्थक अंक होते क्या हैं, किसी माप को जितने शुद्ध अंकों में शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक। यानी निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सके शुद्ध माप में, उसे क्या कहेंगे, सार्थक अंक। तो किसी माप में सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए अग्रलिखित बातों को ध्यान में रखते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक एक नियम यहाँ पर अभी जो आगे बताया जाएगा इसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछता है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है और याद रखना है। तो पहला नियम क्या है, 10 की घातों के गुणनफल क्या है, 10 की घातों के गुणनफल
का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे 8.2 गुणे 10⁻2 लिखा हुआ है, तो 10⁻2 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। उदाहरण में दूसरा उदाहरण इसी साथ 8.2 गुणे 10⁻4 में सार्थक अंकों की संख्या 2 है। यानी यहाँ पर 8.2 से सार्थक अंक लेंगे 2 अंक, और यहाँ पर 8.2 से सार्थक अंक लेंगे 2 अंक। 10 की घात से कोई मतलब नहीं। तो कितने सार्थक अंक आ गए? 2 अंक। पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा नियम, दो अशून्य अंकों के बीच, क्या है? दो है अशून्य अंक के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 50.02 में 5 और 2 क्या है? अशून्य अंक है। बीच में कितने शून्य हैं? 3। तो 3 शून्य ये प्लस 2 अशून्य अंक, कुल कितने अंक हो गए? 5। काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। कितने अंक हो गए? कुल 5। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। कब? जब दो अशून्य अंकों के बीच में कुछ भी शून्य लिखा हो या अशून्य। शून्य होगा तब भी, अशून्य है तब भी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला नियम, यदि 2 दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है, यदि क्या है? दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.024 में 2 से पहले कितने शून्य हैं? 2 जीरो। इसके पहले कोई अशून्य अंक है? नहीं, तो इन शून्यों को छोड़ देंगे। तो कितने अंक इसमें हो गए सार्थक अंक? 2। 2 और 4, इन दोनों अंकों को जोड़ लेंगे तो 2 अंक आ रहा है, ये सार्थक अंक है। ठीक इसी तरीके से दूसरा उदाहरण दे रहा है, क्या है? 0.0784, तो 7 से पहले 2 शून्य हैं, इनको सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे, तो बचा कौन? 7284 में कितने अंक हो गए? 4 अंक। 7284 कितने अंक हो गए? 4 में क्रमशः 2 तथा 4 हैं, यानी 2 किस में है? 0.024 में, और 0.784 में कितने सार्थक अंक हैं? 4 अंक। क्लियर है? ये सार्थक अंक के नियम याद रखते चलिए, लिखते चलिए एक जगह उदाहरण के साथ, ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना उत्पन्न हो। चलिए अगला नियम क्या दिया हुआ है? तो अगला नियम दिया हुआ है आपका, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। यानी 8.0024 के बाद क्या है? तो बाद का जीरो क्या होगा? सार्थक अंक होगा। कितने सार्थक अंक है गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 6 सार्थक अंक। 8 0 0 3 अंक हो गया, 2 4 0 3 3 3 6 अंक हो गए। क्लियर है? कितने सार्थक अंक हो गए? 6। लास्ट के जीरो को यहाँ पर काउंट करेंगे, शुरुआत के जीरो को काउंट नहीं करते यदि उसके पहले अशून्य अंक न हो, जैसे कि ऊपर वाले में था। तो यहाँ पर कुल कितने हो गए? 6। बगल में देखिए 7.450 में 10 की घात 5 भी लिखा है, तो 7.450 में कुल 4 अंक है। 10 की घात से कोई मतलब नहीं है, पहला नियम यही पढ़े हैं। 10 की घात से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहला नियम यही है इसके ऊपर। ठीक है, तो कुल कितने अंक हो गए? 4। कितने अंक हो गए यहाँ पर? 7.450 में 4 सार्थक अंक। अंतिम के जीरो को सार्थक अंकों में लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के साथ इसको बार बार लिखते चलिए आप लोग। जितने भी उदाहरण यहाँ पर मिल रहे हैं, सारी चीज़ें समझने के लिए, अगले प्रश्न के लिए आपको काम देगा, तो इसको लिख लीजिए एक जगह। चलिए अगला नियम देखते हैं। जोड़ते तथा घटाते क्या करते हैं? जोड़ते समय तथा घटाते समय किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं, प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। ठीक है, क्या कहा? जोड़ रहे हो या घटाने की क्रिया, दो संख्याएं हैं उसमें जोड़ने या घटाने की क्रिया कर रहे हो, तो दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं, यानी जिस राशि में कम अंक होते हैं, प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। ठीक है,
और उसके बाद जोड़ना चाहिए, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो मिल जाए। जैसे 84.3 में दशमलव के बाद 3 यानी 1 अंक है। 24.32 में दशमलव के बाद 3 2 अंक है। और इसके बाद दिया 1.234, ये लिखा हुआ है, इसमें दशमलव क्या 2 3 4 3 अंक है। और इसके बगल में 0.543 दशमलव के बाद 3 अंक है। ठीक है, इसकी को सार्थक अंकों में बदलेंगे कितने, न्यूनतम कौन सा है, 84.3 में 1 अंक, बाकी में 2 और 3 है। तो न्यूनतम सार्थक अंकों में बदलें, तो न्यूनतम बदलेंगे तो 84.3 हो गया, दशमलव के बाद 1, और 24.32 को 24.3 लिख दिए, दशमलव के बाद 1 अंक। 1.234 में 1.2 लिख दिए, दशमलव के बाद 1 अंक। इसी तरीके से इसको दशमलव के बाद 1 अंक जोड़ दें तो 84, 24, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा कुल चारों संख्याओं को, तो 110.3। तो दशमलव के बाद कितने अंक आ गए, 1 अंक। कुल कितने सार्थक अंक हैं, 4। योगफल में कितने सार्थक अंक है, 4, लेकिन दशमलव के बाद देख रहे हैं 1 ही अंक है, क्योंकि प्रश्न में पहले ही कहा है न्यूनतम में बदलना है और तब उसको जोड़ना है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला नियम देखते हैं। विभिन्न मापों तथा गुणा भाग करने पर, विभिन्न माप में गुणा भाग करने पर, गुणा तथा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल तथा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में हो। यानी दो संख्याएं हैं, दोनों का गुणा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रहा है किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 1.2, 1.31, 1.42 है। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों दिया है। पहला लंबाई है 1.2, 2 सार्थक अंक, चौड़ाई 1.31, 3 सार्थक अंक, ऊंचाई 1.42, 3 सार्थक अंक। तो सबसे कम कितने हैं, यहाँ पे 2 सार्थक अंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले बदलते नहीं हैं, पहले जो भी क्रिया करनी है वो कर लेंगे। तो आयतन निकालना है तो तीनों का गुणा हो गया। आंसर कितना आ गया, 2.32, 2.2232, 2.2232 इसका आंसर हो गया, आयतन गुणा कर दिए। लेकिन आपसे नियम में क्या कहा है, नियम में कहा है सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में हो उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। गुणनफल में आया 4 अंक और यहाँ पर न्यूनतम सार्थक अंक है 2, तो हम इसको क्या करेंगे, बदल देंगे। कितने अंकों में, 2 अंकों में। ठीक है, तो 2 अंकों में बदल देंगे तो कैसे बदलेंगे, 2 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, बचा क्या 2.2। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है, 4 अंक हैं। आयतन में 2.32, 2.2232 घन सेमी में 4 अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। लेकिन लंबाई में 2 ही सार्थक अंक है, अतः आयतन में भी 2 सार्थक अंक होंगे या होने चाहिए। अतः आयतन कितना होगा, 2.2 घन सेमी। यहाँ तक समझ में आ गया, 2.2 घन सेमी। यानी पहला काम गुणनफल या भागफल में सबसे पहले सबसे कम सार्थक अंक किसमें है ये देख लेना है, फिर उसके बाद गुणा या भाग जो भी क्रिया उस प्रश्न में करना है वो करना है, और उत्तर को सबसे कम सार्थक अंकों में बदल लेना है, बाकी के अंकों को हटा देना है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अब अगली हेडिंग है आपकी मापों में त्रुटियाँ। त्रुटियाँ माप में क्या होती हैं, इसको हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो चलिए त्रुटि क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं। किसी भी मापक यंत्र के द्वारा किए गए सभी मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। कुछ न कुछ क्या रहती है, अनिश्चितता रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ये मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहला यंत्रगत त्रुटियाँ। ये त्रुटियाँ यांत्रिक अपूर्णता से संबद्ध होती है, यानी यंत्र में किसी कारण से कमी हो तो उसके कारण जो त्रुटि होती है उसे हम क्या कहेंगे, यंत्रगत त्रुटि कहेंगे। दूसरा क्या है,
प्रयोगात्मक यानी प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता, प्रयोग के दौरान बाह्य कारणों द्वारा जनित त्रुटियां इसके अंतर्गत आती हैं। यानी प्रयोग करते समय जो मनुष्य के द्वारा त्रुटि होगी किसी बाह्य वातावरण के कारण, वो क्या होगी? प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता। तीसरा क्या है? व्यक्तिगत त्रुटि। प्रयोगकर्ता की अपूर्णता यानी जो प्रयोग कर रहा है उसकी कमी के कारण अपूर्णता व्यक्तिगत त्रुटियों का कारक है। ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटियों का कारक है। तो 3 प्रकार की त्रुटियां होती हैं, इन्हीं त्रुटियों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो साथ में यहाँ पर निरपेक्ष, आपेक्षिक एवं प्रतिशत त्रुटि के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं निरपेक्ष त्रुटियाँ। तो माना किसी राशि की n मापन, यानी 1 बार 2 बार 3 बार इस तरीके से प्रयोग किया जाए, n बार प्रयोग किया जाए, मापन में क्रमशः a1, a2, a3 और an है। 3 बार 4 बार आपने प्रयोग किया, इस तरीके से n बार प्रयोग किया, तो पहली बार का प्रेक्षण a1 है, दूसरी बार का प्रेक्षण a2 है, तीसरी बार का a3 है। इसी तरीके से n बार प्रेक्षण किया गया an है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? डेल्टा a1 बराबर a1 माइनस a। ये क्या है? सभी का माध्य त्रुटि है। क्या है? जो भी आपने प्रयोग किया है, प्रेक्षण किया, इसका क्या है? माध्य है। तो डेल्टा a1 क्या होगा? a1 माइनस a माध्य। डेल्टा a2 बराबर a2 माइनस a माध्य। डेल्टा a3 बराबर a3 माइनस a माध्य। जहाँ a क्या है? माध्य है, यानी समांतर माध्य है। संख्याओं का योग बटे संख्या कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा ये। इसको हम लोग क्या कहेंगे? निरपेक्ष त्रुटि। तो ये निरपेक्ष त्रुटि का आपका फार्मूला मिल गया। जब भी किसी निरपेक्ष त्रुटि पूछेगा तो डेल्टा a1 बराबर a1 माइनस a, जिस भी का भी पूछेगा वैसे अलग अलग निकाल लेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? डेल्टा a माध्य बटे में a माध्य, यानी अभी आपने जो ऊपर निकाला है डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा a3 बटे में क्या हो जाएगा? माध्य। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे। डेल्टा a आपको दिखा भी रहा है यहाँ माध्य है, कैसे निकलेगा? डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3, जो आपने ऊपर निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाली हैं, बटे में n कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा a माध्य, और इसको माध्य से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी? आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपेक्षिक त्रुटि मिल गया तो इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। बस 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत में लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत त्रुटि। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आपकी नई हेडिंग है, अभी आप इसको 11th में पढ़ेंगे। तो आपकी अगली हेडिंग है परिमाण की कोटि एवं कोटिमान। यह क्या होता है? यह किसी भी परिमाण को सुगमता व सुलभता के दर्शाने के उद्देश्य से कार्य सहायक होता है। ठीक है, यानी सुलभ और सुगम लिखने की दृष्टि से जो हम लिखते हैं वही क्या कहलाएगा? कोटि एवं कोटिमान कहलाएगा। यानी यदि किसी परिमाण को निम्नांकित तरीके से लिखा जाए, कैसे लिखा जाए? a गुणे 10 की घाते b, a गुणे 10 की घात b, जहाँ पर a का मान क्या होगा? 1 और 10 के बीच में होगा। क्या होगा? 10 से छोटा होगा या 1 या 1 के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे हम लोग लिखते हैं 3.4, तो दशमलव के पहले कौन है? 3, इसका मान क्या है? 10 से छोटा है। ठीक है, तो विज्ञान में सदैव दशमलव के पहले एक अंक लिखा जाता है, तो या तो 1 से छोटा होगा या बराबर होगा या 10 से छोटा, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो जहाँ b क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी जो 10 की घात b लिखा हुआ है वो b क्या होगा? धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। उपरोक्त परिमाण की कोटि यानी घाति, जिसमें b के परिमाण को कोटिमान कहलाएगा। b का से जिसमें b के से परिमाण का कोटि मान कहलाएगा। परिमाण का क्या कहलाएगा? कोटिमान। कौन? b, यानी जो 10 की घात b लिखा हुआ है b ही उसका क्या कहलाएगा? कोटिमान कहलाएगा। किसका? परिमाण, जिस भी राशि की बात हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर एक दिया हुआ है
आर बराबर 6400 किलोमीटर। तो ये दशमलव में 10 की घात के रूप में भी नहीं लिखा है, तो इसको पहले लिखेंगे दशमलव से पहले एक अंक, तो क्या हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की घाते 3 किलोमीटर। 6.4 गुणे 10 की घाते 3 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ आर की कोटि कितनी है 10 की घाते 3 तथा इसका कोटिमान क्या होगा 4। कैसे? तो 6.4 मेरा क्या है 3.16 से बड़ा है। किसने से बड़ा है? 3.16 से बड़ा है। तो जब भी कोई संख्या 3.16 से बड़ी होगी तो 10 की घात 3 में एक जोड़ देंगे। जो भी संख्या 10 की घात लिखा रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या है 10 की घात 3 और संख्या 6.4 है, 3.16 से बड़ा है तो घात में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10 की घात 4। तो कोटिमान कितना हो जाएगा 4। ध्यान देना है, कोटिमान निकालने के लिए सबसे पहले 10 की घात के रूप में लिखेंगे और संख्या और कोटिमान कोटि दोनों को अलग अलग कर लेंगे। संख्या मेरी 3.6 से बड़ी है तो घात में एक जोड़ देंगे, वही उसका कोटिमान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 10 की घात 4 कोटिमान हो गया। ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिए जो आगे चल के उपयोगी साबित होगा। तो पहला क्या दिया हुआ है, भौतिक राशियों को दो हिस्सों से बनी होती है, आंकिक मान तथा मात्रक। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है 4 मीटर, तो 4 उसका आंकिक मान हो गया, मीटर उसका मात्रक हो गया। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, पहला आधारी या मूल तथा दूसरा व्युत्पन्न। मूल राशियाँ अपने साथ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ अपने जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाएंगी वो व्युत्पन्न होगा। तो दो प्रकार की राशियाँ हुई। तीसरा पॉइंट दे रहा है तली कोण और घन कोण दो पूरक राशियाँ हैं। क्या हैं? पूरक राशियाँ हैं। भौतिक राशियों को आपने 3 भागों में बांटा था, मूल राशि, पूरक राशि और व्युत्पन्न राशि। तो ये तली कोण और घन कोण क्या है? पूरक राशियाँ हैं। माध्य दिवस में 86,400 सेकेंड होते हैं। एक माध्य दिवस में कितने होते हैं? 86,400 सेकेंड। ऊपर अभी हमने आपको निकाल के दिखाया है। ठीक इसी तरीके से एक प्रकाश वर्ष में लगभग 10 की घात 13 किलोमीटर या 3.26 पार्सेक के बराबर होता है। ठीक है। वास्तविक लंबाई यानी वर्नियर पैमाना में प्रेक्षित लंबाई माइनस तुल्यांक त्रुटि होता है, अभी आप लोगों ने देखा है। पेच मापी में यथार्थ माप होता है जिसमें प्रेक्षित माप माइनस तुल्यांक त्रुटि होता है। ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या अभी आप ऊपर के क्वेश्चन में 6400 किलोमीटर देखें, ये एग्जैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं और कुछ आपने हेडिंग्स जिसमें मुख्य बातों को आपने पढ़ा है, सीखा है, जिसका प्रयोग हम लोग आंकिक प्रश्न में सॉल्व करते समय सीखेंगे, करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए जिससे क्वेश्चंस लगाने में आपको कम से कम समय लगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाने में आपका समय बचेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे आप परिभाषा के द्वारा देखकर केवल आंसर बता सकते हैं। ठीक है। तो परिभाषा द्वारा देखकर आंसर बता सकते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, समय कम लगेगा और ये समय आपको अदर क्वेश्चन जो लंबे क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए जिससे आपके और मित्रों का इससे लाभ ले सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।